हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 दिसंबर को जो आपका सीटेट का पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर। उसका जो सीडीपी का सेक्शन, सीडीपी का से मतलब जो 30 क्वेश्चन आए थे, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस अक्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? इमोशनल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन या सोशल फिजिकल डोमेन? मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? कॉग्निटिव डोमेन होगा यहाँ पे। सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। किसने? मतलब सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? विकास एक आयामी है, विकास की दिशा शीर्षगामी है, मतलब डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल। मतलब जो डेवलपमेंट की है ना, एक तो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, एक सेफेलोकॉर्डल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है? प्रॉक्सिमोडिस्टल, सी ऑप्शन, सी। पहले मतलब बटन लगाना सीखा, फिर उसने कलम पकड़ा, इस तरीके से भी हुआ ना, तो ये होगा आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का? ये जो केवल वर्ड होता है ना, ये नेगेटिव होता है, कभी भी सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे का जो विकास है वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, दोनों का परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा, मतलब दोनों आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारण नहीं है? प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, गवर्नमेंट, मतलब फैमिली तो होगा, प्राइमरी है फैमिली, आस पड़ोस भी, पीयर्स, ये सब प्राइमरी हो जाएंगे। तो जो प्राइमरी नहीं है वो है गवर्नमेंट, सरकार। हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? आपको लॉरेंस कोलबर्ग की जो थ्योरी है ना मॉरल डेवलपमेंट की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, एक पक्का आएगा। मेरे जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था उसमें फर्स्ट पेपर में भी और सेकेंड पेपर में भी, दोनों में कोलबर्ग की थ्योरी से एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप अच्छे से इस थ्योरी को कवर करके जाएँ, मतलब अच्छे से पहले इसकी थ्योरी पढ़ें। कोलबर्ग की जितनी इन्होंने स्टेजेस दी हैं, जितने इन्होंने लेवल दिए हैं, उनको अच्छे से देख के जाएं। 3 लेवल हैं या 6 लेवल हैं, स्टेजेस 3 हैं 6 हैं, इस तरीके से आप अच्छे से देख के जाएं इनकी थियरी, लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक है, और इनका क्रिटिसिज्म किया था इनकी थ्योरी का किसने, ये भी पूछा जा सकता है, वो है कैरल गिलिगन, जो इन्हीं की शिष्य थी कोलबर्ग की, और इन्होंने लास्ट में सुसाइड कर लिया था लॉरेंस कोलबर्ग ने। हमारे से पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? मॉरल डेवलपमेंट दिया इन्होंने। ठीक है, 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में है। ठीक है, किसके अनुसार पूछा है हमारे से? पियाजे के। पियाजे ने कितने स्टेजेस दिए हैं? 4। कौन सी? SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ये 4 स्टेजेस दिए हैं पियाजे ने। ठीक है, 0 to 2, 3 to 7, नहीं 3 to 6, 7 to 12, ये 12 to अप, ये फॉर्मल मतलब आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल की हो जाएगी। ठीक है, ये 4 स्टेजेस इन्होंने, और ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है सेंसरी मोटर में ही। 18 महीने के बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है कि बच्चे, मतलब जो आउट ऑफ साइट है वो आउट ऑफ माइंड नहीं होगा, यह आ जाता है बच्चा का सेंसरी मोटर में ही।
ये कन्फ्यूज़न रहता है थोड़ा बच्चों में कि कोई कोई कहता है कि प्री ऑपरेशनल में आता है, बट ऐसा नहीं है, ये आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो सेंसरी मोटर में आ जाता है। हो सकता है आपसे इस तरीके ये क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि प्याजे से दो क्वेश्चन आराम से बनने हैं आपके पेपर में। तो इनकी थ्योरी भी अच्छे से पढ़ के जाएँ, प्याजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग की थ्योरी अच्छे से पढ़ें आप तीनों की। ये नहीं बहुत सारी थ्योरी आप पढ़ लें, ज़रूरी नहीं, क्योंकि लिमिटेड पूछता है सीटेट में, इतने ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन हाँ जो पूछता है वो डीप में पूछता है। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको कहते हैं, मतलब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं करते, बस ऐसे ही समाहित कर लेते हैं, उसे बोलते हैं एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण। अगर वे इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके, जैसा स्कीमा में मतलब थोड़ा चेंज कर लें, तो उसे बोल गए एकोमोडेशन, समायोजन। किसी भी चीज़ का समायोजन कर लें तो वो होगा एकोमोडेशन। बट ऐसे ही स्कीमा में, मतलब जो पहले से स्कीमा सेट है उसमें नया स्कीमा एक और बना लें बिना किसी चेंज के, तो वो होगा एसिमिलेशन। और अगर कुछ चेंज करें तब स्कीमा बनाएं तो वो होगा एकोमोडेशन। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। वाइगोस्की का सोशल कल्चर थ्योरी, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ ये भी पीछे लास्ट टाइम पूछा गया था क्वेश्चन है, और ये 22 दिसंबर का ही तो सेट हम सोल्व कर रहे हैं। और PYQ आपके लिए बेस्ट है, फिलहाल आप अच्छे से सोल्व करें PYQ। जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? स्कैफोल्डिंग द गाइड, ठीक है, पाड़ का ये कॉन्सेप्ट दिया है ब्रूनर ने, बट इसे स्कैफोल्डिंग को यूज़ किया है वाइगोस्की ने, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। लर्निंग प्ले एन एक्टिव पार्ट इन देयर लर्निंग, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। ये होगा इंटरपर्सनल। अगर अपने से मतलब ये दूसरों से रिलेटेड हो गया ना, कि दूसरों की बातों को, दूसरे की मनोदशाओं को समझता है, तो वो हो गया इंटरपर्सनल। अगर होता कि अपने मतलब खुद से रिलेटेड होती उसकी कोई बात, तो वो होती इंट्रा की जगह इंट्रा हो जाता है यहाँ पर, इंट्रापर्सनल। ओके, बट यहाँ दूसरों से रिलेटेड है तो ये होगा इंटरपर्सनल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही, स्थानीय लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, मदर टंग, ठीक है। बच्चे को 1 to 5th लेवल तक के लिए मदर टंग में ही पढ़ाना चाहिए, एंड देन सेकेंड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज कुछ भी हो वो सिखानी चाहिए। एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है? मतलब ये होगा जेंडर स्टीरियोटाइप। ओके, एक विद्यालय बैडमिंटन विद्यालय का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है, संगीत प्रतियोगिता में लड़कियों को प्राथमिकता देना, मतलब लड़कियां सिर्फ संगीत ही सीख सकती हैं और लड़के सिर्फ खेल सकते हैं बैडमिंटन या कुछ भी। तो ये कहीं ना कहीं जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाता है, क्योंकि सिंगर लड़के भी तो हैं ना, हिमेश रेशमिया काफ़ी हैं सिंगर हैं अच्छे अच्छे, तो ज़रूरी नहीं सिर्फ लड़कियां ही संगीत सीखें। सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? मूल्यांकन के मापदंड और उपकरणों की योजना बनाना, सही, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, सही। बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना है, श्रेणीबद्ध करना। पीरियडिक टेस्टिंग एंड रैंकिंग ऑफ चिल्ड्रन, आप नहीं ये तो गलत होगा। मैं भी तो सोच रही ना, श्रेणीबद्ध तो करना ही नहीं है। तो शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, इंटीग्रेशन विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल इंटीग्रेशन करना है हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। तो यहाँ पे 1st, 2nd एंड 4th आपका सही हो जाएगा, ये 3rd ये गलत है। रैंकिंग नहीं करनी बच्चों की, ठीक है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है? PWD, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे RPWD एक 2016 में आया है और PWD एक 1995 में आया था, तो इस हिसाब से आप देख लें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षाशास्त्र का प्रयोग करता है या करती है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? मतलब कौन सा समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं। हाँ, ये तो कह सकते हैं। सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं। बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और आपका तुरंत के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, सही। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधित से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? तो होगा दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना। मतलब पहले से ही एक तो वे दृष्टिबाधित है और उसे आप कंप्यूटर का यूज़ करा दो उससे। ऑडियो की फॉर्म में आप उसको सिखा सकते हो। अगर कोई बच्चा देख नहीं पाता ना, तो उसे आप ऑडियो के फॉर्म में सिखा सकते हो, या टच एंड फील के जो ब्रेल लिपि के थ्रू आप उसको सिखा सकते हो। ब्रेल लिपि में कितने पॉइंट्स होते हैं? 6 पॉइंट्स। ब्रेल लिपि किसने दी है? लुई ब्रेल ने। कब दी है? 1904 में दी है। ठीक है। अभिकथन, शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। बिल्कुल सही, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एक ही। एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है? मतलब एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, तो परीक्षा में अपनी असफलता का कारण किसे बताएगी? बुरी किस्मत को। प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री व्यवस्थित करने की विधि। बिल्कुल सही, एक ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके हैं। हाँ, ये भी कह सकते हैं, कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना। नो, आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ। सही। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नो, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ सही हो जाएगा यहाँ पे आपका, तीन ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? ढालना, क्रमबद्धता या रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेसिप्रोकल टीचिंग या रेसिप्रोकल टीचिंग की बात की है वाइगोस्की ने, और रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म की बात किसने की है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फरहान ने अपने विद्यार्थियों को कड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिविज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि एनसीएफ भी कंस्ट्रक्टिविस्ट को बढ़ावा देता है। मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट सोच पर आधारित है एनसीएफ 2005। ठीक है। शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। रीज़न, संज्ञान में समय एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो ये ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये इसको भी उसको मतलब सही व्याख्या भी कर रहा है एक ही आर। शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है? केवल विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है, या शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है? सी ऑप्शन। निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है?
परासंज्ञान, विश्लेषण या मनन, तीनों ही शामिल हैं। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अनीता, जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहाँ कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? उसे पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें। मतलब अपना पढ़ाने का तरीका ऐसा बनाएं जिससे सभी बच्चे इंटरेस्टेड हो उसमें, क्योंकि सही बात है कि अगर बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे, कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाने के तरीके में कुछ दिक्कत है, तो इसी वजह से बच्चे हो सकता है कि इंटरेस्ट ना बन पा रहा हो बच्चों का पढ़ने में। किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? वर्किंग ऑन दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग, लेट्स सी व्हाट ऑल वी कैन लर्न इन दिस एक्टिविटी। मतलब इस पर काम करना कि कितना मज़ेदार है, चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि को क्या क्या सीख सकते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा बच्चों को इस तरीके से कहा भी जा सके, चलो हम देखते हैं अब क्या होगा, या इस तरीके से करके देखते हैं ये इसका क्या रिज़ल्ट होगा। इस तरीके से आप बच्चों को अच्छे से सिखा पाते हैं, क्योंकि 1 to 5th क्लास के बच्चे हैं, आप उनको अच्छे से मतलब समझा, ऐसे तो है नहीं कि आप बोर्ड पे खड़े होकर लिख दो, सिर्फ आप कह दो कि इसे याद कर लो या इसे समझ लो। छोटे बच्चे हैं, आप उनको एक्टिविटी के थ्रू ही तो सिखाओगे ना। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखने की गति है डिपेंडेंट ऑन इंटरेक्शन ऑफ पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और ये था हमारा 30 क्वेश्चन का सेट सीडीपी का, जो 22 दिसंबर को फर्स्ट पेपर हुआ था ना, पेपर फर्स्ट सीडीपी का। ये हमने 30 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। आई होप आपकी समझ में भी आया होगा। और इस मतलब कम टाइम में वैसे हमने 16 मिनट में 30 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, और यही स्पीड आपके पेपर में होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा आप सीडीपी को ना दें। और सबसे पहले जब पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हों तो आप सबसे पहले सीडीपी को सोल्व करें, क्योंकि आप अगर शुरू में ही मैथ उठा लेंगे या कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपकी समझ से थोड़ा परे हो, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए आप सबसे पहले सीडीपी उठाएं, फिर हिंदी, फिर अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश को, नहीं तो ईवीएस, फिर देन इंग्लिश, फिर मैथ। मैंने तो ऐसे ही किया था, क्योंकि आपको स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी होता है, और पेपर में ना टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये तो वैसे भी ऑनलाइन पेपर होने वाला है आपका, और ये ऑनलाइन पेपर ही हुआ था आपका 22 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट में, वो हमने सोल्व किया है आज। आई होप आपकी समझ में आया होगा, अच्छे से आप समझ पाए होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है, या मतलब आप कुछ अलग तरीके से मतलब समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, एक मतलब आपका सीटेट का जो एडमिट कार्ड है ना, वो जल्द ही, आज कल में ही, मतलब 1-2 दिन में आपका आ जाएगा जल्दी ही। तो आप टेंशन न लें, और आपके एडमिट कार्ड पर ही आपकी एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। तो आज हम अपने इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। तब ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।